ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन ही तो है और क्या है। ठीक है कि मैं अपनी बहन से भाई बस फ्रेंडली फाइट करता ना, लड़ रहे थे, आगे पापा और वीर कह रहे हैं कुछ नहीं, बस मैं तो बस यूँ ही बस मज़े में, फिर पापा दिखाते मज़े सारे निकालते है ना। द प्ले, अगर वहाँ पे शांति हो, कुछ नहीं आवाज़ आ रही हो और आपका ध्यान सिर्फ घड़ी की तरफ चले जाए तो आपको क्या सुनाई देता है? कभी शांत होकर देखो क्या सुनाई देता है? टिक टिक टिक। कहो पापा मुझे पायलट बनना है, तुम्हें दूसरी मंजिल पर चढ़ाते तुम कांपने लग जाते हो है, तो कैसे बनोगे पायलट? मतलब तुम्हें हाइट से डर लग रहा है, दूसरी मंजिल पर थोड़ी ना प्लेन उड़ता है, पहली मंजिल ग्राउंड में चला रहे हैं मतलब प्लेन है ना, कि चलो ट्रेन। हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश, वेलकम टू कैलको वाइब्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सारथी बैच का इंग्लिश का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि है पोएट डिवाइसेस। पिछली वीडियो में हमने पोएट डिवाइस को स्टार्ट करा था, पोएट डिवाइसेस क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी पोम में, ठीक है, उसे कैसे हम इजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, वो हम सबने पहली वीडियो में कर लिया था। और कुछ और इंपॉर्टेंट पोएट डिवाइसेस को भी हमने डिस्कस करा था जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, जाइए पहले उसे देखिए, समझिए, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और उसके बाद आज हम, ठीक है, बचे हुए अपने पोएट डिवाइसेस को कंप्लीट करने जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा पोएट डिवाइसेस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पोएट डिवाइसेस को, जो बचे हैं आज सारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पोएट डिवाइसेस से। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के पहले पोएट डिवाइसेस से, जो कि है इमेजरी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इमेज क्रिएट करेगा। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज to create vivid pictures in the reader's mind, appealing to the senses like sight, sound और smell। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट इसे इजी बनाते हैं। इमेजरी बेसिकली एक ऐसी पोएट डिवाइस है, जब भी आपको ये पोम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेज या ऐसी लाइन दिखे जिसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, उस चीज़ को लेकर के इमेज जैसे ऐसे लगे कि आप वहीं हो, वो चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो पोएट डिवाइस यूज़ हो रहा है वो इमेजरी है। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लीजिए। इट रेफर्स टू द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं विच क्रिएट्स विविड पिक्चर्स। विविड मतलब जो पिक्चर आपके माइंड में चलने लग जाती हैं, ठीक है, इन द रीडर्स माइंड, जो उसको पढ़ने वाला है। अपीलिंग टू द सेंसेस लाइक साइट, साउंड और स्मेल। और उन वर्ड को पढ़ने से आपके जो सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, कौन से वाले? साइट वाले, साउंड वाले, स्मेल वाले। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप वहीं पे हो, उन चीज़ों को देख रहे हो, उन चीज़ों को सुन रहे हो, या फिर उनको स्मेल भी कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज। आप देखिए, जब ये पहली वर्ड आया, द फ्लावर्स डांस्ड, फ्लावर्स डांस, मतलब आपको ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी कि फ्लावर्स डांस कर रहे हैं इन द जेंटल ब्रीज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द समोसा। अब इस वर्ड को पढ़ते ही मैंने आगे की लाइन में नहीं बोली, लेकिन इस वर्ड को पढ़ते ही आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी समोसा। समोसे के साथ और भी चीज़ें बनी होगी, चटनी, बारिश, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आपके माइंड में बन गई होगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसने क्या किया, आपके माइंड में एक ऐसी पोएट डिवाइस दिखाई जो कि था इमेजरी। आपके माइंड में एक इमेज बनी चीज़ों की। ठीक है, एंड दैट सोक्ड इन द ऑयल। अब जो समोसा है किसमें? ऑयल में। आपकी इमेज और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि समोसा कहाँ पे? ऑयल में है। ये होता है बेसिकली इमेजरी पोएट डिवाइस। इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्या है ये पोएम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बेसिकली इट हेल्प्स द रीडर्स फील लाइक दे आर द पार्ट ऑफ द पोम। मतलब कि जो रीडर है वो पोम का पार्ट बन गया, उसको सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। इट एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग एज द पोएट डिस्क्राइब्स। मतलब जो रीडर है वो, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पोएट जो भी डिस्क्राइब कर रहा है उसको वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो ये होता है बेसिकली इमेजरी पोएट डिवाइस। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट डिवाइस, जो कि हाइपरबोल है। नाम से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाइपर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये पोएट डिवाइस क्या बताती है, चलिए देखते हैं पहले इसके डेफिनेशन को। इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, इस वर्ड पे फोकस करिएगा, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट दैट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। इस वर्ड पे फोकस करिएगा। मतलब क्या कि ये एक ऐसी पोएट डिवाइस है जिसमें कोई भी स्टेटमेंट को हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर
दिखाते हैं, जिसका मतलब वैसा नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन वो मतलब वो जब वर्ड यूज करते हैं या फ्रेज यूज करते हैं उससे उस वर्ड के ऊपर और भी ज्यादा एम्फेसाइज या और भी ज्यादा जोर पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, ठीक है। I have told you million times, मतलब कि मैंने तुम्हें 10 लाख बार बोला है, लाख बार कह चुका हूँ। जैसे कि मैं लाख बार मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है। मतलब और भी चीजें बोली जा सकती है, ठीक है, कि मैं लाख बार कह चुका हूँ कि काम मत करो, पढ़ लो, ठीक है। लेकिन इसमें भी लाख बार कोई कहता थोड़ी ना है, मतलब कि आपने बहुत बार बोला होगा उस इंसान को, उसने नहीं सुनी होगी, तब आप ऐसे फ्रेजेस या ऐसे स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो एक्चुअली में यहाँ पे आप हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। His bag was so heavy, I thought he was carrying the entire school library in it. मतलब कि उसका बैग इतना ज़्यादा भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने स्कूल की पूरी लाइब्रेरी अपने बैग में लेके आए। कोई अपने स्कूल की पूरी लाइब्रेरी लेके आ सकता है? कैसी बात है ये। लेकिन फिर भी हम इस स्टेटमेंट से क्या दिखाना चाहते हैं, उसका बैग सच में बहुत ज़्यादा भारी है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी लाइब्रेरी अपने बैग में ही लेके आया है, ठीक है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट आपने देखा कि हम जैसा कहना चाहते हैं, हमने जैसा लिखा है, मीनिंग वैसा नहीं है। एक्चुअली मीनिंग ये शो कर रहा है कि इन दोनों बातों पे जोर दिया जाए कि भाई सच में ये ऐसा है, ठीक है। ये एक्चुअली में हाइपरबोले है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखें, ये पोम में बेसिकली क्यों यूज करते हैं, तो इट एड्स एम्फेसिस टू अ फीलिंग और आइडिया एंड मेक्स द एक्सप्रेशन मोर ड्रामेटिक। मतलब क्या कि जब भी हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है तो वो बेसिकली पोम को या उस स्टेटमेंट को और भी ज्यादा एम्फेसाइज करता है, और भी ज्यादा ड्रामेटिक करके दिखाता है। अगर आपको ये याद भी रखना तो बहुत इजी है। हाइपरबोले मतलब कि आप ऐसी बोल रहे हो जिसमें वो चीज बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, वो होता है हाइपरबोले। समझ में आ गया? तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो कि है ओनोमेटोपिया। क्या होता है ओनोमेटोपिया? बड़ा अजीब सा वर्ड है ना, लेकिन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। It refers to the words that imitate the natural sounds associated with them। मतलब क्या कि बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स, इन वर्ड्स जो है बिल्कुल इमिटेट करते हैं उसके नेचुरल साउंड्स की तरह। समझ में आया? नहीं आया? देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जब आप प्रोनाउंस करते हो तो जो उसका जो एक्चुअल साउंड होता है, उस वर्ड की जो मीनिंग होती है, ठीक है, उसका साउंड उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से मैच करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बीज बर्स्ट इन माई ईयर। द बीज बर्स्ट, देखो बीज जो आपने कभी आपने देखा होगा, मधुमक्खी इधर उधर से घूम के आपके है ना कानों से यूं पास होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कानों से बुज़ करके निकलती है, ठीक है, तो वही है बज, ठीक है। तो जो वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या ये वैसा ही साउंड नहीं दे रहा जैसा वो बी करता है ना? वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है, बज, ठीक है। सेकंड एग्जांपल और देखते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग तो सारे ही हैं, बट ये देखिए, द कैट म्याऊ फॉर द मिल्क, ठीक है, मैंने वैसे सही साउंड निकाला ना, ठीक है। द कैट म्याउड फॉर द मिल्क, जो ये वर्ड है म्याऊ, और जो कैट बोलता है, कैट जैसे बोलता है या बोलती है, ठीक है, आई डोंट नो एक्चुअल क्या है वो, जो भी है, ठीक है, जो म्याऊ करती है और जो म्याऊ वर्ड है वो दोनों सेम है। मतलब वर्ड जो म्याऊ है वो और जो उसकी जो आवाज़ निकलती है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल है। इसलिए जो कहा ना इसने कि जो वर्ड जो बिल्कुल इमिटेट करता है उसको नेचुरल साउंड की तरह, वही तो है क्या? ओनोमेटोपिया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। टिक टिक, घड़ी की आवाज़ कभी आपने देखा हो बंद कमरे में, आप मतलब बंद कमरे क्या, कमरा जैसा भी हो, मतलब अगर वहाँ पे शांति हो, कुछ नहीं आवाज आ रही हो और आपका ध्यान सिर्फ घड़ी की तरफ चले जाए, तो आपको क्या सुनाई देता है? कभी शांत होकर देखना, क्या सुनाई देता है? टिक टिक टिक। ये वर्ड कुछ वैसे ही नहीं है। ये जो वर्ड है टिक टिक और जो घड़ी की साउंड है, जो घड़ी की जो उसके जो मिनट हैंड होते हैं या सेकंड हैंड होता है, जो जब वो वैसे जब बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा होता है, सेम साउंड देता है जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है, क्या? टिक टिक। एक और वर्ड देखिए, स्प्लैश, हिंदी में अगर इसे देखो इसको बोलते हैं छपाक, ठीक है। और जो वर्ड है
और कई बार आपने कभी कीचड़ में पत्थर मारा होगा या नदी में जाके पानी में पत्थर मारा होगा, वहां पे कैसे, या फिर आप कभी नदी में कूदते हुए किसी को देखा हो या कभी खुद कूदे हो तो वहां पे कैसे ऐसा साउंड आता है, स्प्लैश या फिर छपाक। ये दोनों ही वर्ड ऐसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो जैसा वर्ड लिखा गया है जैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आवाज जो होती है उसकी एक्चुअल में वो भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है। इस वर्ड को देखिए क्रैक, जैसे ये वर्ड है क्रैक, तो कभी कोई ब्रेक, कोई चीज ब्रेक होती है तो हमें ऐसा ही साउंड सुनाई देता है, कैसे, जैसे वहां पे क्या हो रहा हो, क्रैक हो रहा हो, और ये वर्ड भी क्या है, क्रैक। तो ये होता है बेसिकली ओनोमेटोपिया। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ विविड इमेज। विविड मतलब एक जो इमेज जो चल रही हो ऐसी कुछ इमेज क्रिएट करता है इन द रीडर्स माइंड एंड एनहांसेस द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। मतलब आपके सेंसरी एक्सपीरियंस को वो और भी ज्यादा एनहांस करता है। सेंसरी मतलब कि आप जो सुन रहे हो और जो पढ़ रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर होगी, तो हो गया ना आपके सेंसेस एक्टिव। तो राइट, तो ये था आपका वर्ड नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट वाज ओनोमेटोपिया। ठीक है, समझ में आया, आ गया ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते फिर हम अपने नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, जो है ऑक्सीमोरोन। पढ़ाई की आवाज आ रही है आपको? दिवाली का टाइम शुरू हो गया भाई। चलिए देखते हैं ऑक्सीमोरोन क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। मतलब क्या, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मतलब क्या होता है, मतलब ये कुछ ऐसे दो वर्ड जिनका मीनिंग अपोजिट है बट फिर भी साथ में यूज किए जा रहे हैं, वो होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। कहते हैं ना तुम्हारी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब क्या, जैसा तुम कह रहे हो वैसा है नहीं, तुम्हारी बातों में उसका मीनिंग कुछ और ही मतलब है। ठीक है, कुछ हो रही हो रहा है, कह कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन ही होता है ऐसी बातों का। तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे मतलब टर्म्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट, कि मैं मेरी बहन से मजे मजे में लड़ रहा था। भाई लड़ाई मजे में होती है क्या है? लेकिन यहाँ पे फ्रेंडली फाइट जो वर्ड यूज किया गया है ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन ही तो है और क्या है। ठीक है, कि मैं अपनी बहन से भाई बस फ्रेंडली फाइट करता ना, लड़ रहे थे, आगे पापा और वीर कह रहे हैं कुछ नहीं, बस मैं तो बस यूं ही बस मजे में, फिर पापा दिखाते मजे सारे निकालते, है ना। द प्ले वॉज ऑफुली गुड, जो खेल था बहुत ही, इट वॉज ऑफुली गुड, मतलब कि बस यार ऑफ। लेकिन ये ऑफुल जो वर्ड है ना, ये बैड के लिए यूज करते हैं, मतलब ये अच्छा वर्ड नहीं है, बट फिर भी हम इसको किसके साथ यूज करें, गुड के साथ, तो बन गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो यही है आपका ऑक्सीमोरोन। ठीक है, एक और वर्ड देख लीजिए, डेफनिंग साइलेंस, या फिर इसी से सिमिलर एक फ्रेज है क्या, कि पिन ड्रॉप साइलेंस। टीचर को कहते सुना होगा ना कि आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस इन माई क्लास। मतलब क्या, कि मुझे ऐसी, मतलब कि इतनी शांति चाहिए कि अगर पिन भी गिरे तो आवाज ना आए, उतनी शांति चाहिए। अब सोचो जरा कि डेफनिंग साइलेंस मतलब कि ऐसा कुछ शांति का वातावरण जिससे आप बहरे हो जाओ। मतलब क्या, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, इतनी शांति चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन डेफनिंग क्या होता है, कि इतना शोर हो जाए कि आप बहरे हो जाओ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कि साइलेंस ऐसा चाहिए कि डेफनिंग हो, कि सुनाई नहीं, अरे भाई नहीं देगा सुनाई, डेफनिंग है ना। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें पोम में, कि पोम में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इट क्रिएट्स अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट एंड ऑफ्टन हाईलाइट्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज और फीलिंग्स। मतलब क्या, कि जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज या फीलिंग्स को, ठीक है, दिखाना होता है या उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करना होता है, तो हम ऐसे ऑक्सीमोरोन जैसे क्या कहते हैं पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। आया समझ में? बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जरूर आया होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, जो कि है एजोनेंस। क्या होता है एजोनेंस? ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स विद इन नियर बाय वर्ड्स। मतलब नियर बाय वर्ड्स में वोवल साउंड्स की रिपीटेशन। देखो वोवल लेटर जो होते हैं दैट इज डिफरेंट एंड वोवल साउंड्स इट इज बिट डिफरेंट। क्या होता है ध्यान समझिए, आपने इंग्लिश में लेटर्स देखे होंगे जो वोवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में अल्फाबेट एक ही है, ए से लेके जेड तक, ये टोटल समराइज करके एक ही क्या कहते हैं अल्फाबेट बनाता है। इन सभी में 26 लेटर्स होते हैं और उसमें से 5 जो होते हैं वोवल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, ए ई आई ओ यू।
और जो बाकी बचे वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में साउंड्स की बात करें तो 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 वॉवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे साउंड्स की बात कर रहे हैं क्या, कि इट इज द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स विद इन नियर बाय वर्ड्स, कि इसमें आसपास के वर्ड्स में वॉवल साउंड्स की रेपिटेशन हो। ये वॉवल साउंड्स स्टार्टिंग के लेटर वर्ड्स के स्टार्टिंग में भी हो सकता है या वर्ड के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ठीक है। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ सब जगह ए का जो है रेपिटेशन आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में आपको ए का साउंड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है ये है अजोनेंस, क्योंकि वॉल है ना, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। गो स्लो ओवर द रोड, ठीक है। इसमें देखिए ओ ओ ओ ओ का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। अ फ्रॉग ऑन अ लॉग इन अ फॉग हैड अ जॉग विद अ हॉक, कि एक फ्रॉग जो है लॉग पे है, फॉग में है और जॉग कर रहा है विद हॉक, मतलब पिग के साथ, ठीक है। इन सभी में भी ओ का साउंड जो है रिपीट होता नजर आ रहा है। जब भी हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि एक फ्रॉग ऑन अ हॉग इन अ फॉग हैड अ जॉग विद अ हॉग। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, ये दर्शाता है बेसिकली कि पोम में एक रिदम, एक साउंड, एक म्यूजिकल क्वालिटी, वही इस पोम की, वही इस पोएट्री डिवाइस की इस पोम में जो है इंपॉर्टेंस होती है। क्या, इट क्रिएट्स रिदम एंड एनहांसेस म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोम, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस जो इससे सिमिलर होने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस जो कि है कॉन्सोनेंस। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, अजोनेंस, उसी से सिमिलर है, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। पिछले वाले में क्या पढ़ा था, बताओ? वोवल साउंड का रेपिटेशन वो अजोनेंस होता है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो रिपीट होता नजर आ रहा है। और कॉन्सोनेंट और वोवल, इसका मैंने डिफरेंस तो आपको पिछले वाले स्लाइड में बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता हुआ मिलता है इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, या फिर आप बोल दो नियर बाय वर्ड्स। मतलब क्या, या तो नियर बाय वर्ड्स या फिर मतलब वही उसके आसपास ही अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता हुआ मिलता है स्टैंजा के किसी भी लाइन में, ठीक है, तो वहां पे कौन सा क्या कहते हैं आपको पोएट्री डिवाइस यूज होता नजर आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। बहुत ईजी है यार लिटरेरी डिवाइसेस, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल को याद रखो, ठीक है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले इसका। तो इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पे देखना आपको कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ पे रिपीट होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो पीटर पैटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आप देखिए आसपास के वर्ड्स है और इसमें प का साउंड रिपीट होता नजर आ रहा है। प क्या है, कॉन्सोनेंट ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स पोएट्री डिवाइस यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेड इज फ्राइड, फ्रॉग्स फ्लू फ्रैंटिकली, ठीक है। अब इस सभी वर्ड्स में फ का साउंड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है। तो फ्रेडीज में फ, फ्राइड में फ, फ्रॉग्स फ्लू फ्रैंटिकली, ठीक है। इन सभी में कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट्स है वो पोएट्री डिवाइस यूज हो रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी पिछले वाले अजोनेंट्स की तरह ही है। क्या, इट क्रिएट्स रिदम एंड कैन इनहेंस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोम, कि ये भी पोम में एक रिदम ऐड करता है, एक म्यूजिकल क्वालिटी ऐड करता है। जब आप इसे पढ़ते हो तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे कि आप गा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस की तरफ। इससे अच्छे से समझ लिया होगा आपने, चलिए इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस की तरफ जो कि है आयरनी। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना ही होगा, ठीक है। फिर भी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हर बार, इस बार भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट इज आयरनी इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस। मतलब क्या, आयरनी तब होती है जब आप जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए जो चीज़, ठीक है, तो उसे हम आयरनी कहते हैं। इससे पहले आपने एक
और पोएट्री डिवाइस करा है जो कि है ऑक्सीमोरोन, ठीक है। उसमें भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, बट वहाँ पे हम टर्म्स का यूज करते हैं जो बिल्कुल साथ में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे क्या पूरा का पूरा स्टेटमेंट होगा जिसे पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार कह कुछ रहा था बट एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही आया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं और अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद करने में भी ईजी लगेगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, अ ट्रैफिक कॉप गेट्स स्पीडिंग टिकट ऑन देयर डे ऑफ। मतलब क्या कि एक जो ट्रैफिक कॉप है, ठीक है, अपनी छुट्टी वाले दिन क्या हुआ, चालान कट गया उसका। सोचो ट्रैफिक कॉप है, मतलब सोचने में भी लग रहा है कि भाई ट्रैफिक कॉप होगा, उसको ट्रैफिक के सारे रूल्स पता होंगे, सही से चलाएगा, लेकिन यही तो आयरनी है भाई इस देश की, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अ फायर स्टेशन कैचिंग ऑन अ फायर, कि आग वहां लगी जहां पे लोग ही आग बुझाने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। मेरी कश्ती वहां डूबी, मेरी नाव वहां डूबी जहां, कहते हैं ना क्या ऐसे ना कुछ, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कितनी बड़ी आयरनी है इस चीज में भी यार, कश्ती वहां कैसे डूब सकती है जहां पानी कम हो। मतलब जब आपका दिन खराब हो ना तभी ये चीजें होती हैं, ठीक है, तब आप ऐसे वर्ड्स का, ऐसे कहावतों का, ऐसे मुहावरों का यूज करते हैं तब दिल टूटा हो। खैर एनीवे, अ पायलट हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट। भाई कहो पापा मुझे पायलट बनना है, तुम्हें दूसरी मंजिल पर चढ़ाते तुम कांपने लग जाते हो, हैं, तो कैसे बनोगे पायलट। मतलब तुम्हें हाइट से डर लग रहा है, दूसरी मंजिल पर थोड़ी ना प्लेन उड़ता है, पहली मंजिल ग्राउंड में चला रहे हैं मतलब प्लेन, है ना, कि चलो ट्रेन, बेटा ट्रेन का पायलट बन जा, ठीक है। लेकिन अब पायलट हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मतलब कि हाइट पे चढ़ने पे तुम्हें दिक्कत हो रही है और तुम्हें पायलट बनना है, ठीक है। तो यही जिसमें बहुत बड़ी आयरनी है इस सेंटेंसेस में। तीनों एग्जाम्पल बहुत ही फनी भी है, ह्यूमरस भी है और याद करने में बहुत ईजी है, ठीक है। यही होता है आयरनी, ठीक है। ये यूज क्यों किया जाता है हमारे पोएट्री डिवाइस में, देखिए, it adds depth to statements by contrasting reality with expectations, often create humor and criticism। जब भी हमें किसी चीज को क्रिटिसाइज करना हो, ह्यूमर लाना हो, सरकाज़म लाना है काइंड ऑफ, ठीक है, तो हम इसमें, या फिर किसी भी स्टेटमेंट को और ज्यादा हाईलाइट करना हो तो हम वहां पे क्या कहते हैं, आयरनी का यूज करते हो। जब भी आयरनी पोएट्री डिवाइस मैं पढ़ाता हूँ या फिर आयरनी वर्ड में सुनता हूँ, मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल आता है कि थोड़ा मतलब इट्स नॉट फनी बट, है ना, कहते हैं ना कि यार मोची के बच्चे फिर भी नंगे पाँव। मतलब सोचने में अजीब है कि फादर अगर मतलब मोची हैं तो बच्चों के पास जूते चप्पल तो होंगे ही, लेकिन यही तो आयरनी है, ठीक है। तो ये आयरनी हमारा पोएट्री डिवाइस था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारे लास्ट पोएट्री डिवाइस जो कि है इंजैम्पमेंट। क्या है इंजैम्पमेंट, इसकी डेफिनेशन को देखिए पहले। सबसे पहले तो इट इज व्हेन अ सेंटेंस और अ फ्रेज कंटिन्यूज ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, रिमेंबर दिस, विदाउट अ पॉज और पंक्चुएशन। मतलब कि जब देखो पोम में आपको पता स्टैंजा होती है, मेनली मतलब 4 लाइन की तो होती है, 4 लाइन से कम भी होती है और 4 से ज़्यादा होती है, लेकिन मोस्टली अगर पोम्स को देखो तो उसमें 4 लाइन की स्टैंजा होती है, ठीक है। हम उसमें पैराग्राफ नहीं बोलते, उसे स्टैंजा बोलते हैं। लेकिन उस स्टैंजा में जो जैसे एक लाइन फिनिश होती है, उसके बाद सेकंड लाइन कंटिन्यू होती है, उसका थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कहीं कहीं पे आपको पंक्चुएशन मार्क नजर आएगी, लाइक कि लाइन खत्म हुई है, फुल स्टॉप आ गया, फिर नेक्स्ट पैसे खत्म हुई, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से हो रहा है, फिर कॉमा आ गया, ठीक है। ऐसे पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंजैम्पमेंट तब यूज होता है जब आपको किसी भी स्टैंजा में कोई पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आती, कोई पॉज नजर नहीं आता, ठीक है। वहीं पे होती है आपके इंजैम्पमेंट। जैसे ये एक एग्जांपल है, देखिए इसे, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। आप इस पूरे स्टैंजा में देखिए, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, कहीं पे पॉज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या है यहाँ पे इंजैम्पमेंट, ठीक है। इंजॉयमेंट नहीं, हाँ इंजैम्पमेंट है, उसे इंजॉयमेंट करके पढ़िए, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखिए, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी इन द पोम अलाउइंग थॉट्स टू प्रोग्रेस, ठीक है। आपको पढ़ते हुए भी समझ में आ ही रहता क्या कि भाई इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है, एक फ्लो बना रहता है और इट अलाउज टू प्रोग्रेस द थॉट, मतलब कि भाई चलता रहता दिमाग, ठीक है, कोई पॉज नहीं, ठीक है, बस एक बार में फिनिश हो गया, ठीक है। ये था हमारा इंजैम्पमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे पोएट्री डिवाइसेस, हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस को फिनिश कर लिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे उसमें बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस भी होंगे और चैप्टर्स, पोम्स, सारी वीडियोस होगी, ठीक है।
उस टाइम तबीयत खराब रही, लेट आ रही वीडियो, ठीक है, बट अब कंटिन्यू में आएगी, ठीक है। देखिए, एंजॉय करिए और अपने पढ़ाई को फन तरीके से करने की कोशिश करिए। बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड्स के लिए यही कहूँगा, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जो कि बीते दिनों में आने ही वाले हैं, ठीक है। तो बेटर ये है कि अपने एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करिए, ठीक है। बहुत कम ही लोग फोकस कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत कम लोग आगे भी बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप फोकस रहिए, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए फन में और अपने पढ़ाई को ही फन बना लीजिए, ठीक है। पढ़िए इस तरीके से कि चीज़ें बस फनली बस याद हो जाए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। हैप्पी दिवाली आप सभी को।